हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो जय श्री कृष्णा बेटा सभी को। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट बढ़िया से। अपने पेन कॉपी रजिस्टर किताब माइंड और मोबाइल लेके एकांत में एक आध घंटे के लिए अच्छे से बैठ जाइए। मैं आज नई यूनिट चालू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा इस यूनिट को शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि स्टार्टिंग में इस पूरी यूनिट की बहुत लंबी चलने वाली है, या हम कहें पूरी फिजिक्स की बहुत बड़ी यूनिट है एक प्रकार से जी। ठीक है, चलिए तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। देखो बेटा, फिजिक्स में हमारी यूनिट 1 2 3 4 5 विद्युत चुंबकीय तरंग तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने उसको पढ़ा है और उस डाटा को आप याद करना चाहते हो, मतलब अपने माइंड में रखना चाहते हो, तो आपको उसको पहली बात को समझ के पढ़ना है। कभी रटना नहीं होता, मतलब समझ के पढ़ना है उस चीज को कि वो क्या है। दूसरी बात, बाय प्रैक्टिकली फिजिक्स तो है ही ऐसी। और दूसरी बात ये कि उसको लिख के जरूर देखना है और फिर उसका रिवीजन करना है। ये काम अगर आप समय समय पर करते जा रहे हो तो फिर आप भूलोगे नहीं पड़ी हुई चीज को। और अब समय ऐसा है बेटा, परीक्षा पास में है, समय ऐसा है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कम डाटा लेकिन अपने माइंड में एब्जॉर्व करके रखना पड़ेगा। सही है, आप बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे ना भागें, क्योंकि समय अभी नहीं है। आपकी प्रकाश की पूरी यूनिट बच रही है, फिर इसके बाद विकिरण की दैनिक प्रकृति है, नाभिक एवं परमाणु है और अर्धचालक युक्तियां। शायद इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनमें से मैं आपको बता दूं बेटा, तो जो विद्युत चुम्बक वो विकिरण की दैनिक प्रकृति है, 4 5 दिन का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नाभिक एवं परमाणु अच्छा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। और अर्धचालक युक्तियां, मतलब अगर नाभिक एवं परमाणु की बात करें तो आप 10 12 दिन में खत्म कर सकते हो। यदि आप अर्धचालक युक्ति की बात करो तो आप 8 से 10 दिन में खत्म कर सकते हो। और यदि आप किसकी बात करो बेटा, और यदि आप विकिरण की दैनिक प्रकृति की बात करो तो वो आराम से 3 4 दिन में खत्म होने लायक टॉपिक है। तो बेटा ये तीनों चैप्टर मिला के अगर बात करें, ये तीनों चैप्टर मिला के अगर बात करें तो आराम से 20 से 25 दिन का मैटर है, बशर्ते। लेकिन अभी हमारी चलेगी अब प्रकाश की। तो बेटा प्रकाश की अकेली ये जो यूनिट है, अगर इसको विस्तार पूर्वक बाय न्यूमेरिकल, बाय डेरिवेशन और पूरी परिभाषा और लिखा के यदि मैं आपको कराने जाऊं, और आपकी स्पीड यदि समझने की धीमी है, तो फिर आराम से 2 महीने मान लो इसमें। बिल्कुल मैं कम नहीं बोल रहा हूं, ये 2 महीने, सॉरी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये 2 महीने। और मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। अगर इसको बेसिकली पूरा पढ़ाया जाए तो फिर बेटा कितना है, कम से कम 2 महीने की यूनिट है। लेकिन इसको हमें थोड़े से कम समय में, क्यों, क्योंकि इसका फैलाव बहुत अधिक है। पहले ये अलग अलग थी, अब एक ही कर दी गई है। देखो बेटा क्या है टॉपिक, ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स। ठीक है, ध्यान से, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पहली बात तो प्रकाश की 2 प्रकार से। ठीक है, और सर पहली बात तो प्रकाश की होती क्या, अगर आप बात करें तो प्रकाश की कुछ नहीं बेटा, एक फिजिक्स की ऐसी यूनिट या ऐसा भाग जिसमें हम प्रकाश के, या प्रकाश क्या है और ये घटनाएं जो प्रदर्शित करता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो यूनिट, वो भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश की कहलाता है। समझ गए। अभी इससे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा, पूरा प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटनाएं थी, विद्युत चुम्बकीय तरंग, हमने चुंबक के बारे में पूरा पढ़ा। सही है, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, स्थिर विद्युत दूसरी यूनिट में धारा विद्युत। सही है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब है प्रकाश की के बारे में, ये 12th का ही टॉपिक है। इससे पहले आपको 10th में मिला था, बीच में 11th का है। इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं था। अब ये 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो ये 2 प्रकार की होती क्यों है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि इसके 2 मैटर क्यों है, 2 भाग क्यों है, किरण प्रकाश की और एक है बेटा आपकी तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इसको बोलते हैं बच्चे हम क्या, रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और इसको बोलते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। सही है। अब बेटा 2 भाग क्यों है, क्योंकि बहुत समय लगा
इस चीज को पता करने में वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा समय लगा। इस चीज को पता करने में आखिरकार प्रकाश है क्या। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रकाश किरण के रूप में चलता है, अर्थात कण के रूप में चलता है, या फिर प्रकाश तरंग के जैसे चलता है। कुछ घटनाएं कुछ वैज्ञानिकों ने दी कि भाई ये देखिए, ये घटना तो तभी संभव है जब प्रकाश किरण के रूप में चले। सही है, और घटनाएं होती हैं प्रकाश की, आपने पढ़ा नहीं क्या 10th तक, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम प्रकाश को तरंग मान के, तरंग मतलब समझ रहे हो, जल में उत्पन्न तरंग है, इस तरीके से। किरण किरण तो सीधी जाती है बेटा, किरण ये हो गई और तरंग ये हो गई, यहां से उत्पन्न हुई ना, इस तरीके से वेव, समझ गए ये। तो कुछ नेचर में प्रकाश इस तरीके से चलते हुए मानते हैं, और कुछ घटनाओं में हम प्रकाश को ऐसे चलते हुए मानते हैं। तो अब बात आती प्रकाश किरण है कि तरंग है, समझ आई। प्रकाश की कुछ घटनाओं का समझ में आई, फिर बाद में सबसे लास्ट में डी ब्रोगली वगैरह आए, बहुत सारे वैज्ञानिक, न्यूटन, हाइगन, और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना समय जीवन पूरा इस पे निकाल दिया बेटा, जो आप पढ़ पा रहे हो, जो आज हम इतना अच्छे से जीवन जी पा रहे हैं बाय मतलब टेक्नोलॉजी। तो उन वैज्ञानिकों के जीवन चलेगा इन छोटी छोटी चीजों पर, जिनमें मतलब छोटी छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिनमें हमें एक लाइन में लिख देते हैं इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने करी। तो आप उनमें समय देखा करो, कितने कितने 20 20 30 30 साल तक लगे रहते थे, वो अपना जीवन निकाल दिया मतलब। तो फिर लास्ट में सबसे पता चला कि प्रकाश किरण है कि प्रकाश तरंग है। तो एक वैज्ञानिक डी ब्रोगली, जिन्होंने बोला कि प्रकाश द्वैती प्रकृति में व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश कण मतलब दैती प्रकृति, ठीक है, कण के रूप में चलता है, जिसके पीछे तरंग संलग्न होती है, ऐसा उन्होंने ड्यूअल नेचर बताया, मतलब प्रकाश द्वैती प्रकृति का बताया लास्ट में, और वही आज तक चलता आ रहा है। तो द्वैती प्रकृति होती है मतलब प्रकाश किरण के रूप में भी, कण के रूप में भी मान सकते हैं, और प्रकाश तरंग भी है, दोनों है प्रकाश, ठीक है। किस तरीके से है वो अपन धीरे 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 पाठ को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब दो भाग हो गए प्रकाश के, तो इसलिए प्रकाश की को दो भागों में परिवर्तित कर दिया। एक भाग जिसमें प्रकाश को किरण मान के चलेंगे, कण मान के चलेंगे, और एक भाग जिसमें प्रकाश को तरंग मान के चलेंगे। समझ में आया। तो फिर इसके हिसाब से घटना है, तो हम इस चैप्टर में किरण प्रकाश की में कौन कौन सी घटना है, तो बेटा आप सबको पता है बेटा परावर्तन, बचपन से पढ़ रहे हो परावर्तन, आपको पता है बेटा अपवर्तन, आपको पता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको पता है बेटा आपका, इसके बाद में पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद में विक्षेपण। ये इस प्रकरण प्रकाश की जो प्रकाश की दर्शाई हुई घटनाओं को हम पढ़ेंगे वो है ये सब, ठीक है बेटा। तो किरण है ये, और ये क्या है, एक तरंग है। चलो बात को समझना। विक्षेपण हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें प्रकीर्णन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रकीर्णन पढ़ेंगे, विक्षेपण पढ़ेंगे। इसके बाद इंद्रधनुष बनने जैसी घटनाएं, पूर्णांतरिक परावर्तन हो ही गया, अपवर्तन हो गया, हाँ सब है। तो लगभग यही घटना है, एक आध भूल रहा हूँ तो मैं बता देंगे। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, सही है, प्रिज्म से अपवर्तन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिज्म से भी अपवर्तन ही होता है, प्रिज्म से एक अच्छा सा टॉपिक है, चलो उसको अलग, मतलब एक अलग घटना नहीं है, वो है अपवर्तन ही। अब आप कांच से करा लो, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से करा लो, या फिर प्रिज्म से करा लो, जैसा आपको उपकरण लगे वैसा करा लो, एक लेकिन अच्छा टॉपिक है। अब आते हैं कि सर तरंग प्रकाश की में कौन कौन सी घटना है। तो तरंग प्रकाश की में बेटा हम पढ़ेंगे व्यतिकरण, प्रकाश व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित। फिर हम पढ़ेंगे बेटा व्यतिकरण के बाद आपका विवर्तन। क्या पढ़ेंगे, विवर्तन। और एक घटना होती है बेटा ध्रुवण, ये पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो ये तीन घटनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे हटके ना वो हम तरंग प्रकाश की में पढ़ने वाले, ना वो हम किरण प्रकाश की में पढ़ने वाले, जो कि एक ऐसा घटना है, ठीक है, एक ऐसा मतलब घटना ही बोलेंगे ना, परावर्तन की घटना होती है ना, ऐसी ये घटना होती है बेटा आपकी, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके बारे में एक अलग ही यूनिट दे रखी, जिसका नाम है ना विकिरण की द्वैती प्रकृति। वही तो है विकिरण की द्वैती प्रकृति। फिर इस जगह पे आके दोनों को मिलाएंगे हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी, इसको कह सकते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट पी, इसको पढ़ेंगे हम बेटा। इसमें प्रकाश को मतलब ना इसमें हम पढ़ने वाले ना इसमें, ये अलग। तो ये जो घटनाएं मैंने बोर्ड पे लिखी है ये सब क्या है बच्चे, ये सब आपकी प्रकाश के द्वारा उत्पन्न घटनाएं हैं। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतर परिवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और लास्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी खोज भी सबसे लास्ट में हुई है। वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक, अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक अकेले वैज्ञानिक ने इसकी पूरी खोज कर दी। कुछ बातें इन्होंने बताई, जैसे आइंस्टीन का नाम ज्यादा आता है, हर्ट्ज का नाम आता है इसमें, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का नाम ज्यादा आता है इसमें। समझ में आ गया क्या? चलिए, तो मेरे हिसाब से अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि भाई प्रकाश की इतनी बड़ी क्यों है। तो देखो, परावर्तन पूरा पढ़ोगे आप, अपवर्तन पूरा पढ़ोगे आप, इसके बाद भी इसका एक और भाग भी है। इसके बाद मतलब किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की के बाद एक और भाग भी है। वो क्या है बेटा आपके? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिक यंत्र। ये सब पढ़ने के बाद हमने किया क्या, इतनी घटनाओं को समझ लिया, कर लिया, फिर उससे हमारा फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हमने क्या बनाए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिए, प्रकाशिक यंत्र बनाए, प्रकाश की घटनाओं को समझकर, प्रकाश किरण के बारे में जानकर, तरंग के बारे में जानकर, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, दो प्रकार के होते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी वस्तुओं को, जैसे कोशिका वगैरह, आप बायो में जो भी करते हो बेटा एक्सपेरिमेंट, तो कोशिका वगैरह को यानी बहुत छोटी वस्तु को बड़ा रूप दिखाया जाता है। और जो आपके चलिए, तो बात आ गई मेरी बेटा समझ में, वीडियो रुक गई थी, ठीक है, इसके लिए हमें खेद है, क्यों तो मुझे नहीं पता। समझ में आ गया? तो बेटा ये पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। मैं कौन सी बात कर रहा था शायद भूल गया। चलो, आ गई बात समझ में बेटा, प्रकाश की, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूरदर्शी की बात कर रहा था, हाँ, दूरदर्शी में क्या है बच्चे, जो खगोलीय आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है, उनको पृथ्वी पर से ही देखा जाता है, मतलब बड़े आकार की वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, ये किसका काम होता है, दूरदर्शी का काम होता है, ठीक है बेटा, जो बहुत दूर स्थित वस्तु को क्या करता है, पास में बड़ा मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु के हिसाब से। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, पास की वस्तु होती है उसका बड़ा प्रतिबिंब पास में ही बनाता है, ठीक है। जिस चीज को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं वो हमारे पास में ही होती है। तो ये इस पूरी यूनिट का क्या है, मतलब और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इसके अंदर। मैं बता मतलब पूरे टॉपिक लिखूं, बोर्ड पे आएंगे नहीं टॉपिक, इतने टॉपिक हैं इस अकेले चैप्टर में, इस अकेले चैप्टर में और इस अकेले चैप्टर में। मतलब इसमें ही पहले 3 पार्ट हैं, आपको पूरा परावर्तन पढ़ना है, फिर इसके बाद पूरा अपवर्तन पढ़ना है, फिर इसके बाद पूरा प्रिज्म से लेके पढ़ना है, फिर इसके बाद पूरा आपको विक्षेपण की घटना, इंद्रधनुष से लेके वहां तक जाएंगे, ठीक है। आपकी विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, ठीक है। प्रकाश की, तरंग प्रकाश की में हम ये घटना के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर एक दो इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ेंगे, पोलेराइड वगैरह जैसे हो गए वो पढ़ेंगे, ठीक है। नियम तो कितने आएंगे ना जाने, इसके बीच में ब्रूस्टर का नियम आएगा, इधर स्नेल का नियम आएगा। चलो, फिर प्रकाशिक यंत्र में भी आपके कितने प्रकार के प्रकाशिक यंत्र हैं, तो एक तो सूक्ष्मदर्शी मैंने बता दिया, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर अपन दूरदर्शी में आएंगे, तो खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक अपवर्ती और एक परावर्ती। अपवर्ती में कुछ भाग, परावर्ती तो ठीक है एक ही होता है। समझ में आई मेरी बात? तो इतना पूरा मैटर है। यदि इसको धीरे धीरे, और आप अगर स्पीड कम, मतलब जैसे आपने आज मैंने पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, किताब को अगर आपने नहीं पढ़ा, अजय, फिर आपको कल धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप अगर अच्छी अपनी एफर्ट इसमें लगाएं तो हम इस पूरी यूनिट को थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश, और जिस दिन आपकी यूनिट खत्म हो गई बस आपने फिजिक्स पे विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि उसके 15 दिन बाद तो आप क्या कर सकते हो, उसके नवंबर चल चुका है बेटा, नवंबर नवंबर में आपको अगर इसको खत्म कर लें हम, नवंबर नवंबर में अगर इसको खत्म कर लें विद दीपावली मना के, तो अगर फिर क्या हो जाएगा नवंबर, तो दिसंबर, दिसंबर में अपना पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, इस बार आपके फरवरी में पेपर है, तो अभी से तैयारी चालू कर दो। 1 महीना कम है, 1 महीना कम है, और ब्लूप्रिंट में गड़बड़ हो गई सो अलग,
समझ में आ गई? इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा और जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब डाल लीजिए अपनी हेडिंग बेटा आपकी किरण प्रकाश की। प्रकाश की के अंदर किरण प्रकाश की छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ओटी के पर्पज से ज्यादा आती हैं चीजें। चलो, तो बेटा सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10 मिनट की बात के बाद आपकी, कि भाई किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, क्या बेटा? रे ऑप्टिक्स की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मतलब मैंने आपको समझा दिया, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ के रहे हैं प्रकाश को किरण के रूप में मानकर। तो हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की एक सबसे पहली घटना से, जिसका नाम है बेटा परावर्तन। किससे चालू करते हैं? परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन या अकेला परावर्तन कह दो, अभी तो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन ये घटना है। चलो, तो इसके बारे में बच्चों आप ही बता दो, इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। और मुझे नहीं लगता कि परावर्तन की घटना आप में से कोई बच्चा होगा जो ना जानता हो, क्लास 12th फिजिक्स का स्टूडेंट, की परावर्तन क्या होता है। नहीं जानते हैं तब भी हम आपको बता देंगे कि परावर्तन क्या होता है। क्या होता है बेटा? कि जब कोई प्रकाश किरण, मैं परिभाषा को बकायदा पूरा इस तरीके से नहीं लगवाऊंगा, आप वीडियो को बाद में दोबारा से चला के लिख लेना, लिखना बाद में दोबारा से, अभी नहीं। एक बार बोल अकेले रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर चमकदार सतह से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण का चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक लाइन में, प्रकाश किरण का चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना, केवल एक शब्द, टकराकर लौटना, प्रकाश का परावर्तन। टकराकर लौटना, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है? इस तरीके, ये कोई एक चमकदार सतह है या पॉलिश की हुई सतह है, ठीक है। पॉलिश युक्त सतह में लिख देता हूं यहां पे, क्या बेटा? पॉलिश युक्त सतह, समझ गए? इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। एक किरण प्राप्त नहीं होती है, आप अगर बल्ब जलाओगे हजारों लाखों प्रकाश किरणें निकलेंगी, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्लेट वगैरह बीच में रख लेते हैं, जिससे क्या होता है बेटा आपका? सबसे पहली बात, प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं जानते हो? मैंने अभी 10th की एक वीडियो बनाई थी सबसे पहले, यही प्रकाश वाले चैप्टर पे। उसमें एक काम करना, हाँ सभी बच्चे, मैं लिंक भेज दूंगा, उस वीडियो को स्टार्टिंग के 10 मिनट में देख लेना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये आपन ने पढ़ ही लिया है। इसकी तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है? 10 × 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ तक, ये इसकी तरंग दैर्घ्य परास है। क्या है? तरंग दैर्घ्य परास मीटर में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब जितने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण है वे पूरी पूरी प्रकाश में लग रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण कितने हैं, तो ये लिस्ट बन रही है पूरी की पूरी। 14-15 गुण हमने पढ़े थे आराम से, समझ गए? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं, इनकी स्पीड 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड है, ये सीधी सरल रेखा में चलती हैं। तो जितने गुण विद्युत चुम्बकीय तरंग के थे वो सभी गाए गए हैं। तो समझ गया बेटा बात को आपको? इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ बात है तो पता है ना, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल। कैसे पता चलेगा सर? कुछ नहीं चलेगा, हमारी परछाई एक सीधी सरल रेखा में बनती है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपकी परछाई आपके बिल्कुल पीछे बनेगी, बिल्कुल उसी रेखा में बनेगी, ठीक है। चलो, तो अपन बात कर रहे हैं बेटा पॉलिश युक्त सतह। तो यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से एक प्रकाश किरण ले रहा हूं, एक प्रकाश किरण लेना संभव नहीं है। स्लेट वगैरह ऐसे बीच में रख दो, मतलब कोई पत्ती जिसमें एक बहुत छोटा सा छिद्र हो, जिसमें से बहुत पतला प्रकाश आ रहा हो, तो ऐसा रख देते हैं हम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बाय प्रयोगशाला में हम करते हैं तब। तो तिरछी आपती तो ये है, कैसी तिरछी? हाँ, अगर सीधी सीधी आती बिल्कुल ऐसे, तो क्या होता? तो ये टकराती और लौटकर उसी दिशा में वैसी की वैसी वापस चली जाती। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? तिरछी आपतित किरण। तो जब कोई तिरछी आपतित किरण, क्या बोलोगे? जब कोई तिरछी आपतित किरण, हालांकि तिरछी नहीं आ रही, परावर्तन तब भी हो रहा है। तिरछी नहीं आ रही, परावर्तन तब भी हो रहा है। तो क्या तिरछी आपतित किरण आई बेटा? तो जिस बिंदु पे आने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और टकरा कर ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो जो किरण टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु।
वो तो धर दी ये सब नाम वाम तो तुम जानते हो। आपतन बिंदु पॉलिश युक्त सतह, और ये कैसी है बेटा आपकी, ये इधर चमकदार सतह है। कैसी है? चमकदार सतह है। क्लियर? चलो ये क्या हो गया बेटा आपका आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण। आपतन बिंदु पर अगर जो आपका दर्पण है या चमकदार सतह, दर्पण कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। अरे दर्पण से तो होता ही है परावर्तन, बाकी थाली वगैरह से भी हो जाता है। जो भी चमकदार है सब जगह से परावर्तन होता है। हर पृष्ठ परावर्तित करती है प्रकाश को, तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक ऐसा फेनोमेना जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो हमें कुछ दिखाई ना देगा। आंखों में रोशनी थोड़ी होती है, न रोशनी बल्ब में होती, बल्ब से प्रकाश निकलता है, वो टकराता हमारी आंखों तक आता है, हमें वस्तु दिखाई देती है। बताओ आपको पता नहीं है क्या? तो जो चमकदार पृष्ठ है या दर्पण है, आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा मैंने खींच दी, जो आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण। ये सतह थी, ये बिंदु था, ये बिल्कुल कितने डिग्री का, 90 का, दोनों तरफ 90-90। समझ गए? तब इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु पर अभिलंब, या अकेला अभिलंब कह देना, आपतन बिंदु पर अभिलंब। समझ गए? अभिलंब। क्लियर बच्चे? तो अब ध्यान से सुनना, जो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब है, इनके बीच में आपको एक एंगल दिख रहा होगा, इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं बेटा आपतन कोण। अगर उधर दिख नहीं रहा हो तो मैंने इधर लिख दिया कोण आई आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब है, इनके बीच में जो एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं कोण आर। क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। एक को आई से दर्शाते हैं और एक को आर। आर मतलब रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए आर से दर्शा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये हो गया बेटा आपका परावर्तन की परिभाषा। एक बार और अपनी देसी भाषा में किसी भी दुनिया की किताब को उठा लेना, मत उठाना, मेरी परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर तिरछी आपतित होती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात प्रकाश किरण का चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? चल, ये आने वाली किरण को आपतित किरण, समझ गया? जिस बिंदु पर सतह के या दर्पण के जिस बिंदु पर आके प्रकाश किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु पर दर्पण पर एक लंब होता है जिसको आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। समझ आई? टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आपतन कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। चलो अब आ जाओ परावर्तन के नियम पर। काय पे बेटा? परावर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं परावर्तन के। नंबर 1 बेटा, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के बाद खत्म। मतलब जिस एंगल से प्रकाश किरण आएगी, आपतन कोण मतलब समझ गया, ये काल्पनिक है अभिलंब, ध्यान से। ये अगर 30 डिग्री से आई तो ये भी कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री। बात खत्म। समझ गए? चलो ये है अगला। और दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है बेटा आपतित किरण जो दिख रही है आपको, देखना ध्यान से, ये जो आपको आपतित किरण दिख रही है, आपतित किरण, और दूसरा आपको दिख रहा होगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये लाइनें दिख रही हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और तीसरा है बेटा आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों, यह तीनों के तीनों एक ही तल में, काय में, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। सर मतलब ये कि यदि आपतित किरण, ऐसा मेरा हाथ है, यदि आपतित किरण ये बोर्ड पर आई तो बोर्ड पर ही अभिलंब है और बोर्ड पर ही परावर्तित किरण है। ऐसा नहीं होता कि ऐसी प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई और टकरा कर ऊपर चली गई। नहीं, जिस सतह पर, जिस पृष्ठ पर, जिस समतल पर आपतित किरण है उसी पर अभिलंब होगा, और उसी पर मतलब ऐसे कि ये वाले पृष्ठ पर अगर आपतित किरण है तो इस पर अभिलंब होगा और इस पर परावर्तित किरण, इस वाले पृष्ठ पर है तो अलग। इन दोनों में अंतर है, देखो ये विस्थापन है ना, ऐसे में शायद तुम्हें ना समझ में आ रहा हो इधर, लेकिन बहुत अंतर है। समझ गए बात को? चलिए, इस पृष्ठ पर आएगी तो इसी पर अभिलंब और इसी पर
परावर्तित किरण। तो ये दो नियम है और जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी आपतन कोण। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे तुम्हारा भ्रम दूर कर देता हूं बच्चों कि यदि मैं तुमसे कहूं कि यदि यदि मैं तुमसे कहूं कि ये एक दर्पण है, अभी बताऊंगा दर्पण किसे कहते हैं। यदि मैं तुमसे कहूं कि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर सीधा आके 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, समझ गए? अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो बेटा परावर्तन कोण का मान बच्चे यहाँ 90 बता देते हैं। मैं तुमसे पूछूंगा तो मुझे नहीं पता तुम कितना बताओगे। बच्चे यहाँ 90 बता देते हैं। 90 नहीं है बेटा, ये आपकी आपतित किरण है, इस बिंदु पर आ रही और इस बिंदु पर ही मैंने क्या खींचा अभिलंब। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी हमारा कितना होता है? 0 डिग्री। अर्थात प्रकाश किरण यदि दर्पण पर लंबवत आ रही है तो आपतन कोण 0 डिग्री है। समझाई? 90 तो तब होता है जब प्रकाश किरण ऐसे आती, 90 तो तब होता, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शायद समझ गए होंगे। यहां से आपको बस इतना सही कंफ्यूज किया जा सकता है और ज्यादा नहीं हो सकता है। एंगल वगैरह पूछ लिया जाए तो ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो सकते हैं। क्यों? ये दोनों एंगल मिलाकर कुछ पता नहीं है एक्स और वाई। अगर आपतन कोण दे दे, परावर्तन कोण दे दे, देखो आपतन कोण अकेला दे दे तो आप समझ जाओ। अगर पूरा कोण दे दे इनके बीच का, मतलब आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण जैसे तुम्हें दे दिया 50 डिग्री, तो समझ जाओ आपतन कोण कितना है? 25। परावर्तन कोण कितना है? 25। मतलब वो ये कह दे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 50 डिग्री है, मतलब 25-25 के एंगल से आ रहे हैं। और अगर ये पूरा 50 है तो ये टोटल 180 होता है, तो ये 130 होगा। समझ गए? और हालांकि ये दोनों भी बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है अगर सीधा रखा है तो ये दोनों भी आपके कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए, इतना कंफ्यूज करेगा और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब आता है बेटा आपके परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना है आपको। परावर्तन के प्रकार, ये जो सिंपल चीजें हैं जो आपने 10th लेवल पे पढ़ रखी, इनको थोड़ा सा स्पीड से अगर पढ़ के बढ़े जाए आगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। परावर्तन दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है नियमित परावर्तन। जिस साल मैंने 12th का पेपर दिया था उस साल ये नियमित परावर्तन परीक्षा में आया था। और दूसरा होता है बच्चे आपका अनियमित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ध्यान से सुनना, मैंने नहीं लिख पाया था, जबकि इतना इजी चीज होती है। मैं क्यों नहीं लिख पाया 2 नंबर में? क्योंकि मैंने पढ़ रखा था, मेरी फेर जो मैंने बनाया था मेरे हाथ से बाद में कि मुझे क्या क्या चीजें याद है, उसमें मैंने ये पहले ही प्रश्न लिख रखा था परावर्तन में और नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर, और अंतर भी लिख रखे थे 3, 2 या 3 अंतर भी लिख रखे थे कॉपी में। लेकिन परीक्षा में जाते टाइम एक अलग माइंड से पेपर देते हैं हम, तो मुझे मेरा याद किया हुआ भी याद नहीं आया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कम डाटा लेकिन अपना डाटा, वो परीक्षा में आ गया तो बिल्कुल तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गया? ज्यादा ज्यादा ज्ञान के पीछे अभी नहीं भागना है। फिजिक्स बहुत बड़ी दुनिया है, समय अभी नहीं है, ठीक है? पढ़ लिया बेसिक से बहुत ज्यादा, हम सब पढ़ाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो नियमित परावर्तन, तो देखिए बेटा नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं बेटा? तो नियमित परिवर्तन में क्या होता है कि इस प्रकार का परावर्तन जिसमें किसी सतह से ऐसे आपतित प्रकाश किरणें समांतर हैं। कैसी आपतित प्रकाश किरणें बेटा? मतलब जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो समांतर हैं यदि, तो जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो भी कैसी हो बेटा? समांतर। यदि ऐसा हो रहा है तो प्रकाश किरण कैसा है बेटा? तो जो आपका परावर्तन है वो कैसा है बेटा? आपका नियमित परावर्तन। मतलब जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें यदि समांतर हैं तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी समांतर हों, तो बेटा क्या है? वो नियमित परावर्तन होता है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की किसी भी सतह से यदि नियमित परावर्तन हो रहा है तो उस सतह में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। समझ गए? आप दीवार में अपना चेहरा देख पा सकते हो क्या? दीवार पर आपने बोला सर नहीं दिख रहा, तो अर्थात दीवार पे अनियमित परावर्तन हो रहा है। इसमें क्या है? अनियमित परावर्तन। बेटा ये हमेशा चिकनी पोलिश युक्त समतल सतह से होता है, और ये होता है बेटा थोड़ी खुरदुरी सतह से। कैसे? खुरदुरी सतह से होता है। इस तरीके से खुरदुरी सतह, कहीं उठाव कहीं गहराव, कहीं उठाव कहीं गहराव, इस तरीके से आपकी है। समझ में आया? तो इसमें अगर आपतित प्रकाश किरणें आप समांतर लो, इसमें क्या लिया आपने? आपतित प्रकाश किरणों को समांतर लिया, तो ये यहां पे आई तो इसका अलग एंगल है।
ये यहाँ पे आई तो अलग चली गई, ये यहाँ पे आई टॉप इस पर, ये अलग। तो आपतित प्रकाश किरणें तो समांतर थी, लेकिन निर्गत जो प्रकाश मतलब परावर्तित किरणें थी वो समांतर नहीं है, तो वो क्या होता है बेटा आपका अनियमित परावर्तन। ध्यान रखना, ये जो नियमित परावर्तन है इसमें भी परावर्तन के दोनों नियमों का पालन होता है, और अनियमित परावर्तन में भी परावर्तन के दोनों नियमों का पालन होता है। आप बोलोगे सर कैसे? अरे आप इस बिंदु पर अभिलंब खींचिए, यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी सब जगह बिल्कुल होगा। लेकिन आप देख के ये मत कि इधर चली गई इधर चली गई, परावर्तन है वो तो परावर्तन के नियम तो लगेंगे। तो सर अंतर हो गए तीन। पहला, यदि आपतित प्रकाश किरणें समांतर तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित मतलब परावर्तित प्रकाश किरणें भी समांतर होंगी। नियमित परावर्तन में इसमें आपतित प्रकाश किरणें समांतर होती, निर्गत प्रकाश किरणें नहीं। जहां नियमित परावर्तन उस सतह में हम चेहरा देख सकते हैं, यहां पे नहीं देख सकते। दो ही अंतर होता है, तीसरा आप लिखो तो लिख सकते हो। दोनों में परावर्तन के सभी नियमों का पालन होता है। या अगर तीसरा अंतर ऐसे फालतू का है कि ये चमकदार पृष्ठ मतलब समतल सतह से होता है और ये खुरदुरी सतह से होता है, ऐसा आप कर सकते हो। समझ गए? ये परावर्तन का मैटर खत्म है, परावर्तन के नियम बता दिए, चलो परावर्तन का काम खत्म। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी कुछ हो तो मुझे जल्दी से बताइए, मैं अगले मेरे टॉपिक पर बढ़ रहा हूं। आदित्य भाई कह रहे हैं समझ गए। आर्यन जी कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, आप जा गए। आर्यन तुम नए नए जुड़े हो, हमें सब पता है। चलो आधे घंटा में काम खत्म हो गया, 15 मिनट में परावर्तन क्लियर। अरे बेटा कमेंट तो करो, पता है तो करो जल्दी से। रश्मि कह रही नहीं है, राखी नहीं है, ज्योति धाकड़ नहीं है। कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलो तो आप सभी बच्चों को शायद समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक, टॉपिक मतलब हम चीजें पढ़ते जाएंगे, परावर्तन परावर्तन की घटना हमने पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं, आगे न्यूमेरिकल वगैरह इस पे आएंगे तो हम कर लेंगे। चलो परावर्तन क्या है, उससे संबंधित पद और परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब आपका आता है दर्पण। क्या आता है बेटा आपका? क्योंकि हम परावर्तन कराएंगे किससे, पॉइंट तो यही है। परावर्तन तो पढ़ लिया, अब करें क्या? तो भाई होता किससे है परावर्तन? दर्पण से। होता तो सभी जगह से है, लेकिन आदर्श स्थिति में किससे होता है, मतलब बेहतरीन सबसे अच्छा परावर्तन किससे? तो दर्पण से होता है। थाली से भी अच्छा परावर्तन किससे होगा? दर्पण से होगा। समझ में आई? तो बेटा दर्पण को हम पढ़ेंगे और परावर्तन कराएंगे आगे, ठीक। चलिए परावर्तन की घटना को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा है टॉपिक बेटा दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, MORROR। क्या होता है? मिरर, MIRROR, सही है। मिरर। सर दर्पण किसे कहते हैं? सही बात, परिभाषा दर्पण क्या है? सर दर्पण वह व्यवस्था है जिसमें हम रोज सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं। सही है। सुबह क्या, सुबह शाम देखते ही रहते हैं, बढ़िया तेल पुलेल लगा के पाउडर वाउडर लगा के कंप्लीट करके देखते ही रहते हैं। ऐसी मस्त व्यवस्था है दर्पण सर जिसमें हम देखते हैं। ऐसी परिभाषा फिजिक्स में नहीं मानी जाएगी, आपकी परिभाषा को खारिज किया जाता है और हम एक अच्छी परिभाषा जो कि दर्पण की है उसको बताते हैं। तो बेटा क्या, हमेशा याद रखना दर्पण वर्पण की परिभाषा परीक्षा में नहीं आएंगी, ये अपने दैनिक जीवन में समझने के लिए बढ़िया तरीके से आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सुनो, तो दर्पण की परिभाषा होती है बेटा एक ऐसी युक्ति, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देता है। मतलब सर, मतलब जितनी प्रकाश मेरे ऊपर आया उतना मैंने पूरा रिटर्न कर दिया, तो मैं एक दर्पण हूं। लेकिन बाकी कोई ऐसा नहीं करता। जैसे दीवाल है आपके पास, तो दीवाल पर जितना प्रकाश आएगा वो उतने को रिटर्न नहीं करेगा, कुछ ऊष्मा के रूप में अपने आप अपने पास रख ले। लेकिन दर्पण क्या करता है, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देता है। परिभाषा याद हो जाएगी। दर्पण एक ऐसी युक्ति, दर्पण एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। परिभाषा मैंने बोल दी, आप लिख लेना।
समझ में आई? दर्पण की दो सतह होती हैं बेटा, दर्पण की दो सतह होती हैं। एक जिधर से प्रकाश परावर्तित होता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और एक जिधर पीछे वो पोलिस युक्त सतह होती है। सभी दर्पणों की पोलिस युक्त सतह मतलब दो सतह होती हैं। जिस सतह पर कलई की जाती है यह पोलिस युक्त कहलाती है तथा उसके दूसरी ओर की सतह परावर्तक पृष्ठ रहती है। ठीक है। जो व्यवहार में कांच होता है अपना नॉर्मल नॉर्मल कांच की बात करें, किताब में जानकारी वगैरह लिखी रहती है कि व्यवहार में दर्पण को कांच की एक सतह पर, कांच रहता है ना नॉर्मल कांच की एक सतह पर टिन व पारे, टिन व मरकरी के यौगिकों की कलई या पॉलिश करके बनाया जाता है। मतलब इस तरीके से काई काई की बेटा दर्पण तो समझ गया बेटा, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देना। पूर्ण, अब तुमने कई तो थोड़ा बहुत लिख ही दिया, पूर्ण परावर्तित कर देता है। समझ गए? दर्पण अपने ऊपर आपतित, यानी कि दर्पण जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। तो दर्पण बनता कैसे है बेटा? तो बनता कैसे है, कांच और प्लस टिन व मरकरी, टिन और मरकरी, मरकरी मतलब पारा, टिन व पारा मतलब SN+Hg का मिक्सर, इस पे का लेप, का लेप बराबर क्या हो गई बेटा आपकी, क्या हो गई आपकी, दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। दो सतह होती हैं बेटा दर्पण की, एक सतह कैसी रहती है बेटा आपकी, एक सतह कैसी रहती है, चमकदार, और दूसरी कैसी रहती है, पोलिस युक्त। कैसी रहती है? पोलिस युक्त सतह। चलो अब आ जाओ बेटा दर्पण के प्रकार पे, काय पे आ जाओ, दर्पण के प्रकार पर। तो देखो दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण हमारी क्लास में तीन प्रकार का है। एक है बच्चे आपका समतल दर्पण, दूसरा है बच्चे आपका गोलीय दर्पण, और तीसरा है बच्चे आपका परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण। समझ गए? चलो तीनों के चित्र बनाता हूं बेटा मैं। समतल दर्पण आप सभी जानते हैं बेटा, सिंपल है बिल्कुल, एक तरफ पोलिस युक्त है, समतल। अब आप बोलो सर समतल दर्पण की परिभाषा बता दीजिए। मतलब क्या बोलेंगे समतल दर्पण? बेटा एक ऐसा दर्पण जिसकी जिसकी परावर्तक पृष्ठ, ये जो चमकदार है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। समझ गए? जिस जगह मैंने परावर्तक पृष्ठ लिखा है ना उस जगह से ही प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और वो दिख नहीं रही। समझ जाना। चलिए तो समतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसकी जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? समतल, वो समतल दर्पण है। जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल, एक उत्तल और एक अवतल। समझ गए? उत्तल में जिसकी परावर्तक पृष्ठ उठी हुई है, ये देखो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, जिसकी परावर्तक पृष्ठ उठी हुई है, और अवतल में जिसकी परावर्तक पृष्ठ दबी हुई है, ये इसकी परावर्तक पृष्ठ है। समझ गए? इसके बाद बात करें परवलयाकार, तो जिसकी परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार हो। सर परवलयाकार मतलब थोड़ी सी ज्यादा घुमा दो बस, जिसकी परावर्तक पृष्ठ परवलय की जैसी हो। समझ गए? तो ये होता है बेटा परवलयाकार दर्पण। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार। परवलयाकार के बारे में ज्यादा अपनी क्लास में नहीं दे रखा है, इसको क्रॉस लगा दो बस, जहीं से आ गए इसको नहीं पढ़ना। परवलयाकार का बस इतना सही काम है। आप कभी भविष्य में देखने जाओ, मैं एक बार इंदौर गया था, तो इंदौर में मैं एक जू में गया था, ठीक है, चिड़ियाघर होता है, उसमें ऐसे परवलयाकार दर्पण लग रहे थे। इनमें किसी दर्पण में आप मोटे दिखते हो, किसी दर्पण में आप लंबे दिखते हो, किसी दर्पण में छोटे बच्चे जैसे दिखने लगते हैं। समझ गए? ऐसे होते हैं ये दर्पण, परवलयाकार दर्पण लग रहा है वहां पे। आप कभी जाओ तो इंदौर में देख लेना। चलो शुक्रवार के दिन मत जाना, बंद रहता है एक बार दोबारा भी हम गए थे उस दिन फ्राइडे था, हाँ शायद शुक्रवार के दिन ही रहता है। चलो तो परवलयाकार जो दर्पण है बेटा उसके बारे में आगे नहीं, केवल इतनी परिभाषा, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ परवलय हो। ठीक है। गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल पूरा पढ़ेंगे, पूरा आगे का जो चैप्टर है वो किस पर है? गोलीय दर्पण पर। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अब गोलीय में दो प्रकार की, या तो उठ रही हो या दब रही हो।
उठ रही हो तो उत्तल, दब रही हो तो अवतल, बात खत्म। इसके बाद बात करेंगे समतल। समतल तो है ही है, अब थोड़ा सा इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में ही अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये इतना हो गया दर्पणों के बारे में। आगे हम पूरा गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा आज ही लगभग खत्म कर दूंगा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। चलो आगे समझ में, गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया आपका। चलो इसके बाद बात करते हैं उत्तल और अवतल, जी मैंने आपको बता ही दिया। अब हल्का सा एक टॉपिक आता है कि दर्पण करता क्या है। दर्पण करता क्या है? दर्पण क्या करता है बेटा कि दर्पण, प्रकाश आएगा टकरा कर और चला जाएगा, लेकिन दर्पणों में हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो अभी आपके सामने दर्पण हो तो उठा के देखो, तो आपने दर्पण देखा, तो जो आपको अंदर दिख रहा है वो कौन है? आप लोग सर मैं हूं, नहीं, मैं मतलब आप तो बाहर हो ना, अंदर कौन है बताओ? अंदर कौन है बताओ ना। तो आपके मन में से अपने आप आएगा सर हमारा प्रतिबिंब, हमारी इमेज है अंदर। समझे? समझे? तो दर्पण आखिरकार करते क्या हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। आई बात समझ में? देखो आती है प्रकाश किरण टकरा के चली जाती है, ये तो सभी दर्पणों का हो गया। समतल दर्पण में, ठीक है, अपने आप से ये प्रश्न पूछो ना कि दर्पण का काम क्या है, तो हम चेहरा देखने के लिए, अर्थात जो हम हैं उसे हमको देखना है। तो आप किस युक्ति का उपयोग कर रहे हो? दर्पण का। तो कैसे? अंधेरा कर दो दिख जाएगा? नहीं, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। प्रकाश आया, आपके चेहरे पर पड़ा, दर्पण पर पड़ा, आपकी आंखों पर आपको चेहरा दिख रहा है। कैसे दिखेगा वो मैं सब पूरी क्लास में वही तो पढ़ेंगे अपन। आगे के जो क्लास रहेंगे उनमें क्या पढ़ेंगे, यही तो हम पढ़ेंगे। तो ये साफ कर दें बेटा, सभी दर्पण क्या करते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो अगले ही पल आपके मन में आता है सर प्रतिबिंब क्या होता है? बस, तो चलिए अगली बात करते हैं। परावर्तन पूरा, दर्पण खत्म, आगे। मतलब दर्पण खत्म नहीं हुए, दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन हमने देखा कि दर्पण क्या करते हैं कि भाई प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हल्का सा मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बता देता हूं, फिर हम वापस आएंगे समतल दर्पण पर। और आज शायद समतल दर्पण के बारे में बात करके और फिर हम वीडियो को खत्म कर देंगे आप, ठीक है। चलिए तो आ जाओ बेटा, प्रतिबिंब। चलिए, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम। और आपके मोबाइलों में आपके फोटो होंगे, वो फोटो क्या होते हैं? इमेज। प्रतिबिंब, इमेज आपकी, समझ गए? वही तो कैमरा ने फोटेज खींच के और अपने पास रख लिया, डाटा सेव कर लिया, तो वो क्या है? आपकी इमेज। तो सर प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब की परिभाषा होती है बेटा कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, बात को समझना, वस्तु से प्रकाश किरणें चली, कहीं भी कोई वस्तु है, जैसे समतल दर्पण है, समझे आप बात को? इसके सामने मैंने जो ऊधम करेगा ना उस बच्चे का चित्र बनाया, ठीक है, इस तरीके से कान टुई टुई, बस इतने का ही होता है। तो जहां से प्रकाश किरणें चली, अब कहीं से आ रही होंगी, अरे सोर्स ऑफ लाइट होगा, यहाँ 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 कहीं भी होगा सोर्स ऑफ लाइट, कमरे में चल रहा होगा, ये अपना कमरा है, ठीक है भैया। जो ऊधम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कमरा है, लो बाल माल बना देता हूँ तुम्हारे, ये हेयर स्टाइल, ये चलो, बस धड़धड़ नहीं बना, चेहरा ही अकेला देखते हो ना, छोटा दर्पण है, चेहरा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके सामने क्या रखा हुआ है? दर्पण रखा हुआ है, आपके हाथ में ले रखा है। तो ये आप ऐसे कैसे इधर देखोगे कि नहीं देखोगे? तो आप इधर ऐसे कैसे दिखते हो? आपका ये वाला कान वो वाला हो जाता है, वो वाला ये टुई, ऐसे ही देखते हो आप, टुई 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 टुई। चलो, तो ये क्या बना बेटा आपकी? ये क्या थी? वस्तु। ये क्या थी? वस्तु। और ये क्या है? उसका प्रतिबिंब है। ये क्या है? उसका प्रतिबिंब है। किससे बना? समतल दर्पण से। तो परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा बना रहा हूं मैं, ठीक है, कि कहीं से भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, अब इससे या तो परावर्तन हुआ होगा या अपवर्तन हुआ होगा। तो दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कहीं तो मिली, तो बस उस मिलने से जो बना वो हमारा क्या है बेटा? प्रतिबिंब। तो परिभाषा याद करो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें। आप कह रहे हो सर वस्तु में कहां से प्रकाश किरणें आई? प्यारे प्यारे मुड़ा मुड़ियो, वस्तु में प्रकाश किरणें नहीं आई, प्रकाश किरणें सोर्स ऑफ लाइट से आई, वो हमारे चेहरे पे टकराई, हमारे चेहरे से परावर्तन होकर कहां पर गई? दर्पण पर। इसके बाद
परावर्तन, अब जो हमारे चेहरे से टकरा कर जा रही है, मतलब हम कह रहे हैं वस्तु से चलने वाली, वस्तु पे कहां से आई इससे हमें अभी मतलब नहीं है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो जिस बिंदु पे वास्तव में ही मिलती हैं, रियल में, ऐसे रियल में मिलना मतलब जैसे दोनों मेरे हाथ हैं, ये रियल में मिलना हो गया। ये अगर इनकी परछाई की बात करूं, कहीं पे बोर्ड पे बन रही है परछाई, आपको अगर दिख रही हो, तो वो परछाई में क्या है, मेरे हाथ काल्पनिक रूप से मिल रहे हैं। मेरे हाथ रियल में तो ये रहे टुई टुई, चमक चल लो, सही है। लेकिन परछाई में क्या है, परछाई में काल्पनिक है। तो ऐसे ही या तो रियल में ये प्रकाश किरण है, जहां ऐस कर देखो, ये सुई टुक टकरा कर मिल गई, ये रियल में मिलना हो गया। और कभी कभी रियल में नहीं मिलती तो हम इन्हें काल्पनिक तरीके से मिला देते हैं। तो ये जैसे भी मिले और मिलने के बाद जो बनाती है वो होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। याद करोगे परिभाषा, चलो याद करेंगे। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, इधर ले जाओ तुमरे तने नहीं, चलो। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, समझ गए, या फिर मिलती प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती हैं या आभासी मिलती हैं, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देख लो, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या तो मिलती हैं अथवा मिलती हुई हमें ऐसी लगती हैं कि मिल रही हैं लेकिन नहीं मिलती हैं। अरे आपका चेहरा आप समतल दर्पण देखते हो कि प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं कि समतल दर्पण के, नहीं, अंदर नहीं जाती हैं। आया क्या समझ में, अंदर नहीं जाती हैं, क्लियर। तो क्या हुआ बच्चे, आपतित किरणें जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, जो मतलब उस वस्तु का क्या कहलाता है बेटा, आपका प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए। हम यहाँ पे लगभग सभी वस्तुओं को बिंदु मान के चलेंगे, ऐसे वस्तुओं के चित्र नहीं बनाएंगे जैसा तुम्हारा थोपड़ा बनाया हमने, ऐसा नहीं बनाएंगे। समझ गए, सभी वस्तुओं को बिंदु मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, बिंदु। तो प्रतिबिंब की परिभाषा याद कर पाओगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल दो किरणें पर्याप्त होती, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल गठान मान के अपने पास रख लो जब तक ये चैप्टर चल रहा है। किसी भी वस्तु का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो केवल दो प्रकाश किरणें हमें बता दो, दो प्रकाश किरणें दर्पण पे ले आओ, हम उस प्रतिबिंब की मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बता देंगे, कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें तो दो जगह से बना देंगे। चलो, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक होता है वही वास्तव में मिल रही है तो कैसी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कैसा है बेटा, अगर वास्तव में नहीं मिल रही तो हमने जबरदस्ती मिलाई है तो आभासी प्रतिबिंब। बनाए क्या, तो चलो मैं बना के बताता हूं। अवतल दर्पण से बनाते हैं, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्योंकि समतल दर्पण से ना वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनता, इसलिए हम जहां अवतल लेना पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है। तो मैंने एक अवतल दर्पण लिया, ध्यान से। यहां पे मैंने क्या रखा, ये कुछ जगह है, ये वस्तु है, सामने इसके रखी तो एक प्रकाश किरण सीधी गई, वो टकरा के ऐसी जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पे आई और वो टकरा कर कैसी गई बेटा, इस जगह पे आई और वो टकरा कर ऐसे चली गई। तो ये क्या बना, ये ए बी हमारी वस्तु थी, और ये आपका जो ए डैश और बी डैश है ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। तो ये रियल में मिल रही है कि नहीं मिल रही, देखो ये प्रकाश किरण गई ऐसी सुई और ये ऐसी सुई, तो क्या हुआ, ये रियल में मिली ना दोनों प्रकाश किरण, नहीं मिली क्या, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ए बी क्या है बेटा, वस्तु, ए बी क्या है, वस्तु। ये यहां से क्यों गई, ये इधर क्या हुआ, ये इन चीजों से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, क्या है, प्रतिबिंब। ये आपका कौन सा है बेटा, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ थी इसकी, इस तरीके से, चल समझ में आ गया। अब आभासी प्रतिबिंब की बात करें, हम इधर भी बना सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को अवतल में, लेकिन मैं समतल में ही बना के बता रहा हूं आपको। आभासी जो आपका चेहरा दिखता है ना, वो वाली बात, चलो देख लो। ये क्या है बेटा, एक समतल दर्पण है, ये मैंने इस पे पॉलिश कर दी, काय से, टिन व मरकरी, SN व HG, टिन व मरकरी का लेप बनाकर पीछे लेप कर दिया। हालांकि आप और किसी चीज का लेप लगाओगे
मतलब ऐसी टाइप के गुण की और किसी चीज का लगाओगे तो क्या होगा, चांदी वगैरह का अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो उसमें क्या होगा, चेहरा इतना क्लियर नहीं दिखेगा। ये वाला लेप बेस्ट होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। चलो, तो आते हैं ना कांच, बहुत महंगे महंगे कांच आते हैं, सस्ते आते हैं, सब टाइप के, तो वो लेप का ही अंतर पड़ता है। बाकी कांच तो सिंपल है। एक तो कांच की मोटाई से उसकी कीमत बढ़ेगी, और दूसरा उसके लेप से, और तीसरी चीज क्या होगी, क्वालिटी मान लो थोड़ी बहुत। चलो, तो बेटा एक कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, मान लो वो वस्तु है ये, ठीक है। इससे प्रकाश किरणें चली, मैं दो प्रकाश किरणें लेके गया, एक ये रही और ये की दो प्रकाश किरणें चली। तो बेटा ये टकरा कर कहाँ जाएंगी, ईमानदारी से देखना ध्यान से। अब जी मैं जो कर रहा हूं, आंखें बंद कर लो, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आगे बंद कर लो, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए ये बेटा टकरा के कहाँ चली गई, इधर चली गई, और ये टकरा के कहाँ चली गई बेटा, इधर चली गई। तो ये दोनों प्रकाश किरणें, भगवान कसम ईमानदारी से देखो, मतलब भगवान कसम नहीं आना चाहिए, भगवान आई एम सॉरी। चलो, तो ये एक वस्तु थी, ये आपका क्या था, दर्पण। ऐसी प्रकाश किरणें चली और टकरा के इधर चली गई, चली गई। अब आप सामने से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपकी आंख है, उई, तो आपकी आंख पे ये प्रकाश किरणें पड़ी, आंख मांख बनाऊंगा ले, मोस पंगा मत ली, मैं खजन का बना के धरंगू। चलो ठीक है, जैसी भी है, कौन की आंख है, ये चिड़िया की आंख है, जो नहीं पड़े भाई की आंख है, फोड़ दूंगा, हाँ आगे नहीं तो डिच कर दूंगा। समझ में आ गया। चलो, तो आंख से आप देखो तो आपको कैसा लगेगा, प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं। तो बेटा आप तो जानते हो प्रकाश किरणें सीधी सरल रेखा में चलती हैं, तो आप नहीं जानते, आपकी आंखों में को पता नहीं होता तो कहाँ से आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, क्योंकि इधर तो मिल नहीं रही, इधर तो ये अनंत तक जा रही है। तो आप यहां से देखो, तुम्हें पता है दर्पण के सामने ऐसे टेढ़ा करके कभी वस्तु को देखना, तो आपको कौन सी वस्तु दिखेगी, जो जहां से प्रकाश किरणें आ रही होंगी, देख लो करके एक्सपेरिमेंट। तो ये वस्तु यहाँ पे बन गया, ठीक है। जितनी दूर ये वस्तु दर्पण से इधर थी उतनी दूर बना, जितनी बड़ी यहाँ होती है उतनी बड़ी। वो तो अभी वाले में पढ़ाऊंगा आपको कि समतल दर्पण से बने जो प्रतिबिंब होता है उसकी क्या विशेषता है। तो ये आभासी प्रकाश किरणें हैं, ये क्या है, आभासी। रियल तो ये इधर चली गई, नहीं मिली, तो हमें कैसा लग रहा है, ये क्या है बेटा, आपका प्रतिबिंब। तो ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। ये आभासी काल्पनिक रेखाओं से मिलकर बनता है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, बताएं जल्दी। वास्तविक प्रतिबिंब में रियल प्रकाश किरणें मिली। अब तुम कह रहे हो सर वास्तविक प्रतिबिंब अवतल से क्यों बनाया, क्योंकि समतल से वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनता। सर आभासी प्रतिबिंब समतल से बनता है, जी हाँ, समझ गया। ये सदैव सीधा बनता है, ये सदैव उल्टा बनता है, इनमें अंतर देख लो। चलो, अंतर देखो इनमें। तो पहला, परावर्तित या अपवर्तित किरणें इससे होकर गुजरती हैं, मतलब ये परावर्तित किरणें इससे होकर गुजरती हैं। सबसे पहला, परावर्तित किरणें इससे होकर, सही बात है ना, इससे होकर गुजरती हैं। और इसमें क्या बोलेंगे बेटा, वही अंतर पहले नंबर का। इसमें क्या होता है, परावर्तित या आपतित किरणें इससे होकर नहीं गुजरती, बल्कि इससे आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है, समझ गए। आती आ रही ना, ऐसा आप यहां से देखो तो आपको कैसा लगेगा, इधर से आ रही है। दूसरा क्या बेटा, सदैव सीधा बनेगा। दूसरा क्या बोलेंगे, सदैव उल्टा बनता है। बेटा वास्तविक सदैव उल्टा बनता है, ये हमेशा सीधा बनेगा, सीधा बनता है। अब जब वास्तविक बनता है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उल्टा बनता है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। अरे हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, अरे अरे अरे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये सीधा बनता है। आभासी प्रकाश किरणें आभासी पर्दे पर कैसे लेके जाएंगे, इसलिए पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, समझ गया। लेकिन इसकी एक कंडीशन है करने की, बाद में बताऊंगा मैं आपको कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर किया कैसे जा सकता है। कोई दिक्कत, चलो। वस्तु के सापेक्ष ये सदैव उल्टा बनेगा, वस्तु सीधी है तो उल्टा बनेगा, वस्तु उल्टी है तो ये सीधा बनेगा, वस्तु के हिसाब से उल्टा बनेगा। ये वस्तु के हिसाब से, जैसी वस्तु सीधी है तो सीधी, समझ गए। अरे ऐसी है तो ऐसा दिखेगा, और ऐसी है तो ऐसा दिखेगा। ये अगर ऐसी है तो ऐसा दिखेगा, समझ में आई कि नहीं आई। चलो,
क्लियर मुड़मुड़ियो, क्लियर मुड़मुड़ियो। परावर्तित किरणें इस होकर गुजरती हैं, सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इसको पर्दे पर। चौथा मैंने आपको चित्र बना के बता दिया। तो ये है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। प्रतिबिंब की परिभाषा आपको याद हो ही गई होगी। अरे वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं इधर, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं इधर, या मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, दोनों, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें केवल दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता है। दो यहां पे ली थी और दो ही मैंने यहां पे ली थी। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी, अंतर दोनों में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें मतलब वास्तविक में नहीं मिलती तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बच्चों? चलिए, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पे टॉपिक है बेटा हमारा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब आप कमेंट करके बताइए क्या आज की वीडियो को रहने दें या फिर आगे बढ़े, क्योंकि आपके हिसाब से वैसे बहुत हो चुका है, क्योंकि परावर्तन, फिर दर्पण, फिर प्रतिबिंब, तीन चीजें हो गई, और फिर एक इंट्रोडक्शन प्रकाश की के बारे में, और आपको पिछला रिवीजन भी करना रहेगा और इसको भी पढ़ना रहेगा अच्छे से। समझ में आ गया? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आगे पढ़ाएं या फिर रहने दें, क्योंकि मुझे एक क्लास का और लेना है। अभी एक क्लास की मतलब एक क्लास और लेना है। ठीक है, चलिए। और थोड़ा सा थक भी गया हूँ, मेरा पैर बेटा खड़े खड़े थोड़ा सा क्या होता है, दुख जाता, मतलब सूज जाता है, वो थोड़ी जो हड्डी में लग रही है ना उसमें। ठीक है, चलो। ललित कह रहा है रहने दे, रहने दो भैया। इमेज उसमें सेट क्यों नहीं होती है? किस में बेटा नहीं है समस्या? किस में सेट नहीं होती बेटा आपकी? मतलब समझ में नहीं आया, इमेज उसमें सेट क्यों नहीं होती है? दर्पण में, दर्पण में बोल रहा है शायद नीरज, दर्पण में सेट क्यों नहीं होती है? दूसरी ले लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, वो तो आ गई भाई नीरज भाई, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, इमेज उसमें सेट क्यों नहीं होती? किस में सेट नहीं होती इमेज? दर्पण में, मतलब हम हट जाते हैं इसके बाद भी दर्पण में इमेज क्यों नहीं रहती है? तो बेटा जब हम हट गए तो प्रकाश किरणें आ रही थी टकरा दर्पण में जा रही थी, वे नहीं जा रही। समझ में आई? या उस जगह से नहीं जा रही। आप दर्पण के सामने से हट जाओ, कोई और आपको किसी अलग एंगल से देख सकता है। ठीक है, चलिए। तो आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से आप व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल बोल के पूछ सकते हो कि सर मेरी ये समस्या है, आपने ये बोला था, ये समस्या। वॉइस मैसेज लिख नहीं पाओ अगर आपकी समस्या को, तो बिल्कुल बेधड़क पूछा करो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं कल। धन्यवाद। ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी जिन्हें नहीं देगा। हाँ, दर्पण में मैं समझ गया तेरी बात को बेटा नीरज, ए बिला, दर्पण में समझ गया मैं, हाँ दर्पण में ही कह रहे हो। चलो, जय श्री कृष्ण बच्चे, जय श्री कृष्ण सभी को। शुभ रात्रि, बढ़िया तरीके से पढ़ ला।